क्या आपको पता है कि जिस तरीके से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं वैसे ही मंगल ग्रह पर भी भूकंप को नोटिस किया जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह का आज तक का सबसे बड़ा भूकंप रिकॉर्ड किया है, जिसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में ये बात भी क्लियर हुई है कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने का एक बहुत ही एफिशिएंट और यूनिक तरीका निकाला है। इसके बारे में भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मार्स क्वेक। पृथ्वी के बाहर किसी भी चीज पर रिसर्च करना एक बहुत ही मुश्किल बात होती है और वैज्ञानिकों को ऐसी चीज पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं वैसे ही सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर भी इस फिनोमेना को नोटिस किया जाता है। ऑलमोस्ट हर ग्रह की जमीन अलग अलग टुकड़ों में बटी होती है और जब भी यह टुकड़े आपस में टकराते हैं तो हमें भूकंप महसूस होते हैं। मई के महीने में वैज्ञानिकों ने मंगल पर एक बहुत ही बड़े भूकंप को रिकॉर्ड किया जिसका मैग्नीट्यूड था 4.7। ये पृथ्वी के हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन मंगल के लिए ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड भूकंप था। वैज्ञानिकों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मंगल ग्रह की क्रस्ट पर ऑब्जर्वेशन की और इसकी मोटाई का एक एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेट कर लिया। किसी भी ग्रह की सतह कितनी ज्यादा मोटी है यह जानने के लिए आमतौर पर जमीन में वाइब्रेशंस को सेंड किया जाता है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही मंगल ग्रह पर भी किया था, लेकिन इसके जरिए उन्हें कोई भी क्लियर उत्तर नहीं मिल पाया और ज्यादा रिसर्च करने पर यह पता चला कि मंगल ग्रह का नॉर्थ हेमिस्फीयर बहुत पतली सतह से बना हुआ है, जबकि इसका सदर्न हेमिस्फीयर बहुत ज्यादा मोटा है। वैज्ञानिकों ने इस भूकंप के जरिए यह निष्कर्ष निकाला कि मंगल ग्रह की क्रस्ट की एवरेज मोटाई 42 से 56 किलोमीटर के बीच में है, जो हमारी पृथ्वी से 70% ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल ग्रह की सतह हमारी पृथ्वी की सतह से 70% ज्यादा मोटी है। इस भूकंप को मंगल ग्रह पर मौजूद इनसाइट लैंडर ने करीब 6 घंटे तक लगातार डिटेक्ट किया था, जिससे यह महत्वपूर्ण डिस्कवरी हो पाई थी। वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि मंगल ग्रह की क्रस्ट में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद हैं। इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से मंगल ग्रह वॉल्केनिकली एक्टिव रहा करता था और यही कारण है कि हमें यहाँ पर इतने सारे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे ऊंचा और बड़ा ज्वालामुखी कहीं और नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर ही मौजूद है और इसकी ऊंचाई करीब 24 किलोमीटर है। मंगल पर आए इस भूकंप ने पूरे ग्रह को करीब 3 बार तेज झटकों से हिलाया, जिसकी वजह से वैज्ञानिक पूरे ग्रह की थिकनेस का पता लगा पाए। इस पूरी चीज को इनसाइट में लगे हुए साइज्मोमीटर द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो भूकंप से निकलने वाली वेव्स को रिकॉर्ड करके उनकी तीव्रता बताता है। इनसाइट में लगे हुए इस डिवाइस ने 3 बार इन वेव्स को रिकॉर्ड किया और हर बार इन वेव्स की तीव्रता पहले से कम थी। इससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इस एक भूकंप ने ही पूरे ग्रह को 3 बार झटके दिए हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि यह भूकंप उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसके बिना वो कभी भी मंगल की क्रस्ट की एग्जैक्ट थिकनेस का पता नहीं लगा पाते। फिलहाल तो इस भूकंप ने मंगल ग्रह पर एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अब इससे बड़ा और ताकतवर भूकंप हमें कब देखने को मिलेगा ये तो समय ही बताएगा। सोलर स्टॉर्म्स माइट हैव स्पार्क्ड लाइफ इन आवर प्लैनेट। विज्ञान के कुछ सबसे बड़े सवालों में से एक ये है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे नॉन लिविंग चीजों से एक लिविंग चीज की फॉर्मेशन हुई जिनके पास कॉन्शियसनेस थी। वैज्ञानिक बताते हैं कि कई अरब साल पहले हमारी पृथ्वी के समुद्रों में कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हुई। यही अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ने लगे तो इन्होंने पृथ्वी के पहले जीव को बनाया। यह प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसे समझने में आज भी वैज्ञानिकों को दिक्कतें होती हैं। पानी में किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए हीट की जरूरत होती है और वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के समुद्रों को वह हीट काफी सारे अलग अलग सोर्सेज से मिलती थी। इसमें से सबसे प्रमुख सोर्स थे लाइटनिंग और पृथ्वी की इंटरनल हीट। लेकिन हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई एक थ्योरी के मुताबिक सोलर स्टॉर्म्स भी इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करती थी। वैज्ञानिक ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यह प्रूफ कर चुके हैं कि जब भी सोलर पार्टिकल्स पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं तो विभिन्न तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में जो भी गैस मौजूद है वह सोलर पार्टिकल से टकराने के बाद आमतौर पर
कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अमीनो एसिड में ही कन्वर्ट होती है। केपलर मिशन द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से यह पता चलता है कि पृथ्वी के शुरुआती 10 करोड़ सालों में हमारा सूर्य आज के मुकाबले 30% कम चमकदार हुआ करता था। इतना कम एनर्जेटिक होने के बावजूद इसके अंदर से निकलने वाले पार्टिकल्स प्रकाश की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते थे। इन्हें वैज्ञानिक सुपर फ्लेयर्स के नाम से बुलाते हैं और उनके मुताबिक इन्हीं की वजह से हमारी पृथ्वी में केमिकल रिएक्शंस की शुरुआत हुई थी। जब इससे जुड़े एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो वैज्ञानिकों को कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिले। उन्हें ये पता चला कि जब हमारे वायुमंडल में 0.5% से ज्यादा मीथेन मौजूद होती है तो सोलर पार्टिकल्स से टकराने के बाद बहुत भारी मात्रा में अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब मीथेन की मात्रा को 15% तक ले जाया जाता है तो सोलर स्टॉर्म्स के द्वारा मीथेन फॉर्मेशन की रफ्तार किसी भी और सोच के मुकाबले 10 लाख गुना तक बढ़ जाती है। इसके जरिए वैज्ञानिक ये बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हमारी पृथ्वी पर इतनी जल्दी इतनी भारी मात्रा में अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हुई थी। ये रिसर्च अभी भी जारी है और वैज्ञानिक लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी के शुरुआती समय में आखिर ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शन हुए थे जिन्होंने जीवन की नींव रखी। सोलर स्टॉर्म से जुड़ी इस डिस्कवरी को करने के बाद हम सच जानने के बहुत नजदीक हैं और होपफुली हमें जीवन से जुड़े इस सवाल का उत्तर भी बहुत जल्द ही मिल जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सैटेलाइट्स। बहुत सालों से रिन्यूएबल एनर्जी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की चर्चाएं चल रही हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एक न एक दिन हमारी पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अचानक से हमारी पृथ्वी पर होने वाले सारे इम्पोर्टेंट काम रुक जाएंगे और हम इंसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वैज्ञानिक रिसोर्सेज को दो मुख्य कैटेगरी में बांटते हैं। इनमें से पहले होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम बार बार रिक्रिएट कर सकते हैं। ये कभी भी खत्म नहीं होते। इनका बहुत अच्छा उदाहरण है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। अगर हम समय में 1 लाख साल पीछे जाकर पृथ्वी को देखेंगे तब भी हमें यहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दिखाई देगी। सिर्फ अतीत में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पृथ्वी पर मौजूद ही रहेंगे। पृथ्वी पर कभी भी हवा चलना बंद नहीं होगी और कभी भी सूरज चमकना बंद नहीं होगा। इस वजह से अगर इनके जरिए हम ऊर्जा का उत्पादन कर पाते हैं तो हम अपने आप को लंबे समय तक जीवित रख पाएंगे। अब आप में से कई लोग शायद ये सवाल उठाएंगे कि हमारा सूर्य 5 अरब साल बाद खत्म हो जाएगा और तब हमारे पास सोलर एनर्जी नहीं बचेगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सूर्य के खत्म होने से कई साल पहले हमारी पृथ्वी भी खत्म हो चुकी होगी, जिस वजह से सोलर एनर्जी का मौजूद होना या ना होना मैटर ही नहीं करेगा। दूसरी तरह की एनर्जी रिसोर्स को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एक बार खत्म होने पर दोबारा नहीं बनते। अगर इनकी फॉर्मेशन दोबारा होती भी है तो ऐसा होने में लाखों सालों का समय लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तेल और कोयला। यह दोनों भले ही पृथ्वी के सबसे प्रमुख एनर्जी रिसोर्स हों, लेकिन एक न एक दिन यह खत्म हो जाएंगे। अगर इनके खत्म होने से पहले हम इंसानों ने अपनी एनर्जी रिसोर्स को नहीं बदला तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसी चीज को देखते हुए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला है। इस तरीके के जरिए वैज्ञानिक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर रिन्यूएबल एनर्जी को कलेक्ट करेंगे। इस मिशन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सोलारिस नाम दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर रहकर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी कलेक्ट करना एनर्जी इकट्ठा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है। उनके मुताबिक अगर इसी चीज को हम अंतरिक्ष में जाने के बाद करेंगे तो यह चीज बहुत ज्यादा एफिशिएंटली हो जाएगी। अभी तक सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए खुले एरियाज जैसे रेगिस्तानों में सोलर पैनल लगाए जाते थे। यह सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक अब इसी चीज को अंतरिक्ष में जाकर करना चाहते हैं। वह अपनी स्पेस एजेंसी के जरिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जिनमें सोलर पैनल्स लगे होंगे। यह सोलर पैनल सूर्य से आने वाली रोशनी को 24 घंटे तक लगातार कलेक्ट करते रहेंगे और इसी एनर्जी का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी पर लगे हुए सोलर पैनल्स की तरह वेदर चेंज की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी।
अगर पृथ्वी पर लगी हुई सोलर पैनल्स के एरिया को बादल घेर लेते हैं तो वह सूर्य की एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर पाते। अंतरिक्ष में हमें ऐसी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर होगी और मौसम के बदलने का इन पर कोई भी असर नहीं होगा। सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने से बड़ा काम होगा उस एनर्जी को पृथ्वी तक ट्रांसफर करना। वैज्ञानिक ऐसा करने में तो सक्षम हैं, लेकिन आमतौर पर इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी बेकार हो जाती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इंजीनियर इसी प्रोसेस को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक भविष्य में इस एनर्जी को बहुत सारे अलग अलग तरीकों के जरिए पृथ्वी तक ट्रांसफर किया जा सकेगा। इनमें से कुछ तरीके हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन और लेजर्स। यह सारा प्रोसेस वायरलेस होगा, जिस वजह से पावर कट ऑफ जैसी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है तो इसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने लगेगा और यह सोलर एनर्जी कलेक्ट करने का अभी तक का सबसे अच्छा तरीका बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।